प्रोडक्ट खरीदा है या सर्विस ली है और आप प्रोडक्ट या सर्विस से हैं नाखुश, तो हम लड़ेंगे आपके हक के लिए और दिलाएंगे आपको इंसाफ। पहरेदार कंज्यूमर और कंपनी को जोड़ने वाला सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। बिनानी ब्रज बिनानी ग्रुप प्रेजेंट्स पहरेदार, इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। ये है TV18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। योर मनी के प्रायोजक हैं मारुति सुजुकी ऑल्टो, एक्सप्लोर योर सिटी विद इंडिया सर्च इंजन, और किया डायमंड ज्वेलरी, यू आर द ओकेजन। नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड पर और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं DNB के फाइनेंस डोमेन स्पेशलिस्ट विवेक शर्मा। स्वागत है आपका शो में विवेक। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने के पहले एक काम की खबर आपके लिए। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी राहत की बात सामने आई है। पिछली 4 तिमाही में पहली बार म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM में ग्रोथ देखने को मिली है। अप्रैल से जून तिमाही में AUM 4% बढ़ा है। मार्च तिमाही में जहां म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM 6,65,000 करोड़ था, वहीं जून तिमाही में ये बढ़कर 6,92,000 करोड़ हो गया है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ रहा है डेट ओरिएंटेड फंड्स का। लिक्विड फंड्स के एसेट्स में 16,900 करोड़ और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स के एसेट में 6,900 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स के एसेट्स भी बढ़े हैं, लेकिन पिछले दिनों शेयर बाजार में आई गिरावट के चलते इक्विटी फंड से निवेशकों ने शायद पैसे निकाल लिए हैं। जून तिमाही में इक्विटी फंड के AUM में 5300 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। विवेक हमारे साथ बने हुए। विवेक, क्या लगता है इस AUM में जो बढ़ोतरी हुई है उसके पीछे वजह सबसे बड़ी क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी अगर आप देखें तो एक फीलिंग आई है कि इंटरेस्ट रेट पीक हो चुका है, और इसके पीक होने की वजह से आगे आने वाले दिनों में अगर इंटरेस्ट रेट में कोई भी कमी होती है तो उसकी वजह से इन फंड्स के NAV बढ़ जाएंगे, तो उसका फ़ायदा उन इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। बिकॉज जब भी इंटरेस्ट रेट में कमी होती है तो उसका फ़ायदा ऐसे फंड्स को मिलता है और उनके नेट एसेट वैल्यू में इंक्रीज होता है। तो शायद मार्केट इस ट्रेंड को देखते हुए लोगों ने शायद ये निर्णय लिया है कि डेट फंड्स और वैसे फंड्स जिनमें इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स नहीं है वहाँ पैसे अगर डाले जाएं तो आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न की संभावना है, और इसी वजह से इन फंड्स में जो इनफ्लो है वो बढ़ा है। जबकि इक्विटी में ये नहीं बढ़ा जैसा कि आपने बताया, क्योंकि इक्विटी मार्केट जनरली डिसअपॉइंटिंग रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म फंड्स में बढ़ने की वजह यही है कि आगे आने वाले दिनों में उम्मीद ये की जा रही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जाएंगे। आगे अभी तो पहली आफ्टर लॉन्ग टाइम इनफैक्ट एक देखने को मिला कि में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड विवेक, क्या लगता है किस तरह का ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है? क्या आगे चलते हुए भी इक्विटी फंड्स में हम देखेंगे एसेट अंडर मैनेजमेंट कम होते हुए और डेट फंड्स में ज़्यादा फोकस बढ़ता हुआ लोगों का? मेरा तो ये मानना है कि अगर इक्विटी मार्केट में जिस तरह की बढ़त रही है पिछले दिनों में, अगर वो बढ़त कायम रहती है तो निवेशकों का विश्वास एक बार फिर से वापस आ सकता है इक्विटी फंड्स के ऊपर। और डेट फंड्स में मैं समझता हूँ कि एक कंसिस्टेंटली अपवर्ड ट्रेंड ही रहेगा कम से कम आगे आने वाले 2-3 महीनों में। तो इसकी वजह से मुझे उम्मीद है कि AUM भी बढ़ेगा और इक्विटी में भी शायद अभी इन्वेस्टर्स का अगर फेथ बन जाता है एक बार फिर से तो वहाँ भी एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ने की संभावना है। ऑलराइट, चलिए अब शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। नितिन गर्ग का सवाल लेंगे सबसे पहले। चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। नितिन नमस्कार, क्या सवाल है आपका? Yeah, good evening, ma'am. Nitin Garg. Actually, ma'am, I wanted to invest in some gold-related funds. So, can you please tell me which fund will be better for me? Actually, I just saw it is 3 funds. One is Reliance Gold Saving Fund, and another is Reliance Gold ETF, and third one is Goldman Sachs Gold Bees. So, ma'am, इनमें कौन सा फंड ठीक रहेगा और रिटर्न कैसे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इनसे? ओके, ऑलराइट। विवेक, किस फंड में पैसा लगाए ये जानने के पहले अगर आप ये बताएं कि अगर किसी भी निवेशक को सोने में पैसे डालने हैं तो क्या क्या ऑप्शन उनके सामने अवेलेबल होते हैं? देखिए, सोने में अगर पैसा डालना है तो एक ट्रेडिशनल ऑप्शन है जो हम सब जानते हैं,
वो ऑप्शन अगर आप सीधे सोना बाजार से खरीदें, स्पॉट मार्केट से, जो कि हमारे ज्वेलरी शॉप्स होते हैं वहाँ से खरीद सकते हैं, जहाँ पे कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है। इसके अलावा ऑप्शंस जो होते हैं उसमें प्रमुख है गोल्ड ETF खरीदना, जो कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीद सकते हैं। अभी नेशनल स्पॉट एक्सचेंज ने भी एक ऑप्शन दिया है इन्वेस्टर्स को ई गोल्ड खरीदने का, और इसके साथ साथ जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है वहाँ पे भी ऑप्शन है गोल्ड खरीदने का इन्वेस्टर्स के लिए। तो स्पॉट मार्केट से या बाजार से गोल्ड खरीदने के अलावा इन्वेस्टर के पास 3 और ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू वो सोना खरीद सकते हैं। और अगर नितिन गोल्ड फंड में ही पैसे डालने चाहेंगे तो डालना चाहते हैं तो जो 3 ऑप्शन उन्होंने दिए हैं तो आप उसमें से क्या सलाह देंगे, कौन से फंड में पैसे डालें? मैं तो ये कहूंगा कि देखिए तीनों फंड का अंडरलाइन गोल्ड है। ये इक्विटी मार्केट की तरह नहीं है कि किसी फंड में कोई इक्विटी है और किसी दूसरे फंड में कुछ और भी इक्विटी है। तो गोल्ड बीइंग द सेम अंडरलाइन, आपको रिटर्न्स में ऐसा ड्रास्टिक डिफरेंसेस नहीं लगेगा। फिर भी जो फंड इन फंड्स में भी जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसमें 2 प्रमुख फंड हैं। एक तो UTI का फंड है, गोल्ड ETF फंड, और एक रिलायंस का फंड है। तो रिलायंस के फंड के बारे में तो उन्होंने खुद ही मेंशन किया है। तो दोनों में से कोई भी एक फंड में अगर वो इन्वेस्ट करते हैं, अभी निवेश करते हैं और उसको आगे जारी रखते हैं तो उनके लिए फायदेमंद होगा। और इसमें जो जहां तक रिटर्न का सवाल है तो गोल्ड एक बहुत ही वोलेटाइल एसेट है। रिटर्न्स के बारे में एकदम प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन अगर पिछले 10 साल का हम ट्रेंड देखें तो 10 से 15% अगर इन्हें रिटर्न मिलता है अगले आने वाले 1 साल में तो उसमें कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। जब सभी फंड्स का अंडरलाइंग एसेट गोल्ड होता है विवेक, तो एक आम निवेशक किस आधार पर गोल्ड फंड का सिलेक्शन करे? अगर आप भी एक ऑप्शन बता रहे हैं कि इस फंड में डालो पैसे, तो उसका आधार क्या होना चाहिए? नहीं, देखिए एक थोड़ा डिफरेंस, मार्जिनल डिफरेंस तो NAV में होता है। ऐसा नहीं है कि सबका NAV एकदम एक ही होगा, लेकिन एक तो आप ये देख सकते हैं कि फंड कितने दिनों से काम कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैसे रहा है। जैसे कोई फंड हो सकता है 3 साल से काम कर रहा हो और एक परफॉर्मेंस दिखा रहा हो, दूसरा फंड 5 सालों से काम कर रहा हो और दूसरे तरह का परफॉर्मेंस दिखा रहा हो। इसके अलावा इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस या सुविधा कहाँ, कौन से एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ मिलती है, वहाँ वो भी वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर रिटर्न्स सेम हैं फिर भी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स तो हैं। एक तो कि परफॉर्मेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देख लें, और कौन सा फंड अच्छा परफॉर्म किया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंटली, वहाँ पे वो निवेश कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंशिएटर होगा। जी, चलिए अगला सवाल लेते हैं। नवीन हमारे साथ जुड़े हैं पुणे से। नवीन नमस्कार, क्या सवाल है आपका? जी हाँ, एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि मैंने करीब 4 साल पहले टैक्स सेविंग जो फंड है ELSS, उनके 2-3 फंड्स में पैसे डाले थे। एक SBI मैग्नम टैक्स गेन था, और एक सुंदरम टैक्स सेवर था, और एक HDFC टैक्स सेवर था जी। तो मतलब SBI ने तो काफी खराब परफॉर्म किया है, SBI मैग्नम टैक्स गेन ने, और सुंदरम ने भी काफी मतलब अप टू एक्सपेक्टेशन नहीं किया है। अच्छा, HDFC टैक्स सेवर ठीक था। तो मुझे सिर्फ ये पूछना है कि क्या मैं सेल करके बाहर निकल जाऊं, और अगर निकल जाऊं तो फिर अगला इन्वेस्टमेंट कहाँ करूं? SBI मैग्नम टैक्स गेन में आपको क्या नुकसान हो रहा है फिलहाल? नहीं, मुझे करीब प्रॉफिट है, मतलब बट अगर 4 साल से देखा जाए तो करीब प्रॉफिट 7% का ही बनता है जी, 6 या 7%। और सुंदरम टैक्स सेवर में आपको कितना मुनाफा हो रहा है? उसमें करीब 9%। और HDFC टैक्स सेवर में आपने कहा ठीक ठाक मुनाफा है, वहाँ कितना देख रहे हैं आप मुनाफा? उसमें करीब 11-12%। ऑलराइट, विवेक, अभी तक हमारे पास मैक्सिमम जो भी दर्शक अब सवाल लेकर आए हैं टैक्स सेविंग फंड्स के बारे में, सबकी यही शिकायत है कि किसी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, नेगेटिव रिटर्न ही दिखा रहे हैं। यहाँ पर नवीन को 7, 9 और 11% के आसपास का टैक्स सेविंग फंड में भी मुनाफा हो रहा है। आप क्या सलाह देंगे? निकल जाएं क्योंकि इनके मन मुताबिक रिटर्न इनको नहीं मिल रहे हैं। देखिए, मन मुताबिक रिटर्न तो सबको अच्छा रिटर्न चाहिए होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि बाजार जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है उस बाजार का बिहेवियर कैसा रहा है। पिछले 4 सालों में अगर हम देखें तो इक्विटी मार्केट काफ़ी वोलेटाइल था। तो अगर इस चीज़ को ध्यान में रख के अगर वो 7, 9 और 11% का रिटर्न बता रहे हैं तो वो रिटर्न, मैं उसको बुरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं फिर भी ऐसा कह सकता हूँ कि अच्छे रिटर्न की आगे संभावना है इनके पास। तो जो वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स हैं उसमें अगर वो निवेश करेंगे तो उनका आगे आने वाला रिटर्न बेहतर होगा।
और उसके लिए मैं उन्हें सलाह दूंगा कि SBI, मैग्नम टैक्सगेन और सुंदरम का जो उन्होंने फंड बताया उससे बाहर आके वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स जिसमें UTI अपॉर्चुनिटीज फंड, IDFC प्रीमियर इक्विटी जैसे फंड्स हैं, वहाँ पे जाकर अगर वो निवेश करेंगे तो उन्हें आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना है, क्योंकि अगर इक्विटी मार्केट बेहतर परफॉर्म करता है तो डेफिनेटली इन टैक्स सेविंग फंड से इनको यहाँ रिटर्न अच्छे मिलने की संभावना है। ऑलराइट नवीन, तो आप इन दोनों फंड से बाहर निकलिए, आप एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड का रुख कर सकते हैं। कुछ ऑप्शन आपको विवेक ने बताया, आपकी स्क्रीन पर वो ऑप्शन दिख रहे हैं, आप यहाँ निवेश शुरू कर सकते हैं। वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अगर आपके पास भी इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस से जुड़ा कोई भी सवाल है तो अपना सवाल हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। जब भी आप हमें सवाल भेजते हैं तो अपना नाम, शहर का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लिखिए। अगर आप फेसबुक यूज़र हैं तो आप हमारा फेसबुक पेज भी विज़िट कर सकते हैं। आपको विज़िट करना है facebook.com/आवाज़योरमनी। यहाँ पर पुराने एपिसोड्स देखने के साथ आप अपने सवाल भी पोस्ट कर सकते हैं। ओए कुकिंग वेरी गुड, पर आज से मैं पक्का डाइट